तो यहाँ हारुओ और आकियो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यूरू सिर्फ आसा से बात करना चाहता है, ना कि उसे वापस अपने साथ लेकर जाना चाहता है। जिस वजह से जिन भी यूरू से पूछने लगता है कि क्या हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस नहीं चाहिए। तब यूरू से बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस वहाँ पर अकेला आया है। अगर तुम आसा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ कागेमोरी मैनर जाना होगा, क्योंकि आसा तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रही है। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? कौन ही पागल होगा जो कि सीधा जाके भालू की केव में घुस जाएगा। तो इसलिए उसे कहो कि वो यहाँ पर आए और तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। रुक जाओ, क्या तुम कम से कम मुझे जिन की ब्रीडिंग को रोकने का मौका दोगे? क्योंकि ऐसे तो वो मर जाएगा। मैंने इस पर हमला करते टाइम इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि ये इससे मरे ना, पर तुम फिर भी इसका खून रोक सकते हो। तो क्या तुमने ये जानबूझ के किया? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तुम्हारे हमले से ये जान गया था कि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं भी तुम्हें अभी तक मार चुका होता। तो ये सुनकर हारुआ और उसके डायमंड्स पूरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि माउंटेन्स के लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो यूरू भी ये सोचने लगता है कि अगर जिन सच में उसे मारना चाहता तो वो पहले ही हमले में मर चुका होता। और यहाँ राइट नोटिस करने लगता है कि वहाँ पर जो फिशेज हैं वो जिन की हैं और टोटवाइस और रैबिट हारुओ के हैं। जिस वजह से लेफ्ट आकियो से पूछने लगती है कि जो डायमंड्स के 2 और पेयर्स बचे हैं वो क्या उसके हैं। तब आकियो इस बात पर एग्री करता है, जिस वजह से राइट और लेफ्ट पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसने उन्हें यूज क्यों नहीं किया है, क्या वो लड़ने के लिए सही नहीं है। तब आकियो उन्हें बताता है कि वो डायमंड्स तो हमेशा से यहीं पर थे, बल्कि बस वो इतने बड़े थे कि वो यहाँ पर अंदर एंटर ही नहीं कर पाए थे। तब उन डायमंड्स को देखकर यूरू राइट और लेफ्ट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आसा को नहीं लाने वाला हूँ, जिस वजह तुम्हें काकीमोरी रेजिडेंस चलना होगा। और हाँ, मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाई से तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया है कि हम लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। तो यूरो इस बात को नोटिस करता है कि अगर वो लोग वहाँ से बचकर निकलना भी चाहें, फिर भी राइट और लेफ्ट के लिए उनके डायमंड्स के साथ लड़ना मुश्किल हो सकता है। जिस वजह से यूरो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और जिन उसे बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग उन्हें गेस्ट की तरह रखेंगे। तो यूरो उन्हें जल्द से जल्द आसा के पास चलने के लिए कहता है, पर जिन सबसे पहले वहाँ की चीजों को क्लीन अप करने के लिए कहता है। जिस वजह से जिन की एक फिश वहाँ पर पड़े सारे कचरे को खाने लगती है। तो हारुओ ये कहने लगता है कि इसके एवेंजर्स बहुत ज्यादा गंद फैलाते हैं और यूरो को कोई समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कह क्या रहा है। तो एवेंजर्स नेचुरल साफ सफाई वाले होते हैं, जिस वजह से आई सब कुछ खा सकती है और माकोटो किसी भी चीज को अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकता है। मैं इन्हें हर तरह की यूजुअल चीजों को खिलाता रहता हूँ ताकि मैं हर चीज के लिए रेडी रहूँ। और क्योंकि ये लोग जेनिटर्स हैं, तो मैं इन्हें कभी कभी ऐसी चीजें भी खिलाता हूँ जिनके बिना ये दुनिया बेहतर हो सकती है। और ये डायमंड्स रेड्स, हाईजैकिंग और टेरर अटैक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माकोटो की मदद से मुझे सिक्योरिटी भी नहीं पकड़ सकती है। तो यूरू को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसे ये पता चलता है कि वो डायमंड्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। तो लेफ्ट हारुओ से उसके टोटवाइस का वेट पूछने लगती है, पर हारुओ को इसके बारे में नहीं पता होता और वो बस ये बताता है कि वो टोटवाइस चाहे तो वो जितना मर्जी भारी हो सकता है। तो ये सुन के लेफ्ट को एहसास होता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हारुओ का रैबिट राइट की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे राइट को बहुत ज्यादा धोया होता है। जिस वजह से राइट यूरू से पूछने लगता है कि क्या वो रैबिट्स को मारने में अच्छा है। तो यूरू इस पर हाँ कहता है और कहने लगता है कि उनका सूप बहुत टेस्टी होता है। जिस वजह से हारुओ और उसका रैबिट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आकियो ये पूछने लगता है कि क्या डायमंड्स को खाया जा सकता है। तब वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने आ जाती है, जिस वजह से हारुओ और आकियो उसे बताते हैं कि वहाँ की लाइट्स शॉर्ट सर्किट की वजह से उड़ गई हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी उनसे माफी मांगता है और उन्हें स्टेयर से नीचे जाने के लिए कहता है। तो यहाँ जिन आसा को मैसेज कर देता है कि उसका भाई वहाँ पर आ रहा है, जिससे सुनकर आसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और गाभी को मार मार के उठा देती है। जिस वजह से गाभी को लगता है कि उन पर हमला हो गया है, पर जब आसा उसे बताती है कि यूरू वहाँ पर आ रहा है, तब उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिन ने अपना काम इतनी जल्दी कर लिया है। और उसे आसा को देखकर भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने एक लड़की की तरह एक्टिंग करना कब से स्टार्ट कर दिया। तो गाड़ी में आते हुए जिन कागेमोरी क्लैन के लीडर गोंजो को ये बता देता है कि हिगाशी विलेज के ट्विंस वाला मैटर खत्म हो गया है, क्योंकि यूरू उनके साथ आ रहा है। क्या सच में? ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो क्या तुम उसे तब तक रोक के रख सकते हो जब तक मैं नहीं आ जाता? तब जिन कहता है, आखिरकार आप हो कहाँ मास्टर? तब गोंजो कहता है, मैं इस टाइम हॉट स्प्रिंग में हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं काम के बाद आरामदायक बात लूंगा, पर लगता है मुझे सीधा वापस आना होगा, तो इसलिए जब तक अब मैं नहीं आ जाता तब तक यूरू का ख्याल रखना। तब वो लोग कागेमोरी रेजिडेंस पहुंच जाते हैं, जहां पर राइट और लेफ्ट को किसी भी डायमंड की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती। जिस वजह से राइट जिन से इस बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे तो ये बताया गया था कि कागेमोरी क्लैन के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं। तब जिन उसे बताता है कि वो लोग अभी वीआईपी एरिया में नहीं पहुंचे हैं और क्योंकि वहाँ पर बैरियर है तो उन्हें वहाँ के डायमंड्स का एहसास नहीं हो रहा है। तब हम देखते हैं वो अंदर भी एक दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही उसे क्रॉस करते हैं वैसे ही वो बैरियर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे डायमंड्स के होने का एहसास होता है और उनकी काउंटिंग इतनी होती है कि वो लोग गिन भी नहीं पा रहे होते। तो यहाँ गैबी का डायमंड उसे बताता है कि यूरू वहाँ पर आ चुका है, जिसे सुनकर
आशा बहुत खुश होती है और गैबी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर गैबी उस इंसान से नहीं मिलना चाह रही होती जिसने उसकी बॉडी के अंदर 2 छेद किए होते हैं। तब आशा उसकी बात को समझकर वहाँ से चली जाती है और गैबी दोबारा से सो जाती है। तो यहाँ हाना का डायमंड जीरो कागेमोरी क्लैन के बैरियर के बाहर पहुँच गया होता है और उसके दूसरे डायमंड कोडेत्सु ने भी मैप पर यूरू की लोकेशन के बारे में बता दिया होता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो कागेमोरी क्लैन की जगह है और वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो पकड़ा गया है? मुझे नहीं लगता कि राइट और लेफ्ट के होते हुए ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर भी एक डैडी को अपने बच्चे को लेने जाना तो पड़ेगा ही। तो क्या मैं ड्राइव करके तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ? नहीं, अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता है कि तुम मेरी साथी हो, जिस वजह से मैं कैब से वहाँ पर जाऊंगा और वापस आते हुए ट्रेन से आऊंगा ताकि मैं उसे इस दुनिया के बारे में और चीजें सिखा सकूं। तो यूरू और राइट कागेमोरी क्लैन के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक कैसर की तरह बड़ा होता है। और तब वहाँ पर आसुमा आ जाते हैं, जिस वजह से जिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तब आसुमा उसे बताता है कि उसे पता चला है कि दूसरा ट्विन भी वहीं पर आ रहा है, जिस वजह से वो उससे मिलने आया है। पर जिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे इसके बारे में कैसे पता चला है, क्योंकि उसने तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तब आसुमा उसे बताता है कि उसे इस वजह से पता है क्योंकि उसकी हियरिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और तब वो देखता है कि जिन जख्मी हो गया है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि यूरू के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। तब आसुमा अपने आप को यूरू को इंट्रोड्यूस करता है और आशा भाई भाई चिल्लाते हुए यूरू के पास आ जाती है। भाई तो जिंदा हो? आखिरकार ये किस तरह की ग्रीटिंग्स हुई? क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने क्लोज हैं। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है और वैसे भी मैं यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आया। मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, आप जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। तो क्या आपके जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब आप मुझे हक करने देंगे? मैंने इसके बारे में पहले ही मना किया है ना। जब आप गुस्सा करते हैं तब आप और भी ज्यादा कमाल के लगते हैं। मेरी बात छोड़ो, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसे चोट लगी है। तो आशा जिन को जल्द से जल्द नर्स के पास जाने के लिए कहती है और आसुमा कहने लगता है कि अगर जिन की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो यूरू को घर दिखा सकते हैं। तब आसुमा की आवाज सुनकर आशा को एहसास होता है कि वो भी वहाँ पर मौजूद है, जिससे कि आसुमा कहने लगता है कि उसके भाई के आने से उसे और कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तब जिन आसुमा से कहने लगता है कि यूरू उनका गेस्ट है, जिस वजह से उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही आसुमा वहाँ से चला जाता है। तब जिन आकियो को बैरियर के बाहर पहरा देने के लिए कहते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, और यूरू को अपने करीब रहने के लिए कहते हैं ताकि उसके ऊपर कोई खतरा न मंडराए। तब वो लोग नर्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पर नर्स ये जान के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जिन पर एक छोटे बच्चे ने हमला किया है, क्योंकि नॉर्मल किड्स तो हथियार चलाते ही नहीं है। पर तभी यूरू उन्हें बताता है कि माउंटेन्स पर तो हर बच्चे को हथियार चलाना आता है, और आशा भी इस बात पर एग्री करती है, जिस वजह से हारुओ को लगने लगता है कि दोनों सिबलिंग्स बहुत ज्यादा लड़ाके हैं। तब जिन नर्स को आशा का ब्लड वापस दे देता है, जिसे देखकर यूरू कहने लगता है कि आखिरकार उसके पास वो ब्लड क्यों है, क्योंकि सिर्फ इविल स्पिरिट्स ही वुमेन और बच्चों का ब्लड निकाल सकती हैं। जिस वजह से आशा यूरू को बताती है कि ये किसी इविल स्पिरिट का नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसके जरिए वो लोग कम क्वांटिटी के अंदर ह्यूमन बॉडी में से ब्लड को निकाल सकते हैं। तो यूरू पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ मैजिक की मदद से हुआ है। और तभी नर्स उसे एक सिरिंज दिखाती है और आशा उसे बताती है कि उसे ह्यूमन की वेन के अंदर घुसा के उससे खून निकाला जाता है, जिसे सुनकर यूरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। तो हारुओ इस बात से बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जो बंदा एक टाइम पर किसी को मारने के लिए भी तैयार था, उसे किसी की बॉडी के अंदर से ब्लड निकालना इतना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। तो आशा यूरू को बताती है कि कागेमोरी क्लैन उससे बहुत सारा खाना खिलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खून निकालने से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची है, जिस वजह से यूरू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है। तो आशा फिर से यूरू को उसे गले लगाने के बारे में पूछने लगती है, पर यूरू उसके लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि आखिरकार वो आशा कैसे हो सकती है, क्योंकि आशा तो बहुत ज्यादा छोटी और क्यूट थी, जिस वजह से आशा उसे समझाती है कि अगर वो वहाँ का खाना खाएगा तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे से खाने के बारे में बात करने लगते हैं और यूरू आशा से कहने लगता है कि वो वहाँ पर खाने के बारे में नहीं बल्कि किसी और चीज के बारे में बात करने आया है, जिस वजह से आशा उससे पूछती है कि क्या जब वो अपने सारे सवालों को पूछ लेगा तब क्या वो उसे हक कर सकती है। और उसकी डिटर्मिनेशन को देखकर यूरू इस बात के लिए मान जाता है। तो आशा, अब बताओ आखिरकार हमारे पेरेंट्स हैं कहाँ? तुम लोग विलेज से इकट्ठे भागे थे ना, तो मुझे बताओ कि आखिरकार वो कहाँ हैं, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। वो लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो लोग गुम हो गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो है कहाँ। तो ये सुनकर यूरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और आशा जिनको सारी बात बताने के लिए कहती है, क्योंकि वो यूरू से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रही होती। जब तुम्हारे पेरेंट्स ने विलेज को छोड़ा था उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, और वो लोग कागेमोरी क्लैन में सेटल होने के बाद गायब हुए हैं। जब वो लोग अपनी नई लाइफ में सेटल हो गए थे तब एक दिन उन्होंने तुम्हारी मदर के घर जाने का डिसाइड किया। मुझे भी ये याद है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो माउंटेन के नीचे रहती थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे वहाँ पर लेकर जाना चाहती हैं। तुम्हारी माँ ओकिनावा से बिलोंग करती हैं। ओकिनावा साउथ में एक आइलैंड है और वहाँ पर जाने के लिए आपको बोट या फिर प्लेन से जाना पड़ता है। अब आखिरकार ये प्लेन क्या है? प्लेन्स वही चीजें हैं जिन्हें हम विलेज में ड्रैगन्स कहा करते थे। तो क्या वो व्हीकल्स थे? बिल्कुल सही कहा, और वो
वो प्लेन 100 पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हमारी मॉम पहाड़ों में कहीं खो गई थी, तो इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ा ताकि वो उन्हें बता सकें कि वो बिल्कुल ठीक है। जिस वजह से उन्होंने मुझे कागेमोरी क्लैन के पास छोड़ के ओकिनावा के लिए प्लेन पकड़ लिया, पर उसके बाद हमारे पेरेंट्स गायब हो गए। क्या वो लोग प्लेन से नीचे गिर गए? नहीं, वो किसी तरह फ्लाइट के दौरान गायब हो गए। ये कंफर्म है कि उन्होंने टोक्यो से फ्लाइट ली थी, पर जब उनका प्लेन ओकिनावा पहुंचा तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो क्या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो क्या उनके पास कोई गार्ड नहीं था? कागेमोरी क्लैन के एक डायमंड वेल्डर को उन्हें गार्ड करने के लिए भेजा गया था, पर वो भी उनके साथ गायब हो गया। तो इसका मतलब हमें उस गार्ड को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही इस सब के पीछे हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे बहुत से दुश्मन हो सकते हैं जो कि हमारे दोस्त होने का नाटक कर रहे हो, और वो लोग पक्का हिगाशी विलेज के एजेंट्स होंगे जिन्होंने कागेमोरी क्लैन में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो यूरू हिगाशी विलेज का नाम सुन के कुछ नहीं कह पाता और जिन इन सब के लिए उससे माफी मांगता है, जिस वजह से यूरू आशा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकती है जिनकी वजह से उनके पेरेंट्स गायब हो गए हो। तब आशा यूरू को बताती है कि जब वो लोग विलेज से भागे थे तो विलेज ने काफी असैसिन्स को उन्हें मारने के लिए भेजा था और कागेमोरी क्लैन के मास्टर ने ही उन्हें बचाया था, जिस वजह से उसे कागेमोरी क्लैन पर पूरा भरोसा है। तब यूरू इसके बाद कुछ नहीं कह पाता और यहाँ पर हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें भी पता लग चुका होता है कि यूरू भी कागेमोरी क्लैन आ चुका है। और क्योंकि गैबी और जिन जख्मी होते हैं और कागेमोरी क्लैन का मास्टर भी वहाँ पर नहीं होता है, तो वो लोग वहाँ पर हमला करने के बारे में कहने लगते हैं ताकि वो लोग दोनों ट्विंस को हासिल कर सकें। पर एक पर्सन उन्हें यूरू के डायमंड्स और आशा की पावर से बचने के लिए कहता है, जिस वजह से एक पर्सन उसे समझाता है कि आशा नाइट टाइम में वीक है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरू मरे या फिर जिए, क्योंकि उन्हें बस आशा का सिर चाहिए। तो यहाँ राइट और लेफ्ट को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर डायमंड्स ने हमला कर दिया है और तभी दो डायमंड्स विंडो तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ गैबी का डायमंड उसे उठा रहा होता है, जिस वजह से गैबी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो सुबह भी नहीं हुई होती है। तो गैबी देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर दो डायमंड्स हैं, जिस वजह से वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसका डायमंड भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ वो सभी लोग डायमंड से बच के भाग रहे होते हैं और यूरू जिन से कहने लगता है कि उसने उन्हें धोखा देके ट्रैप पे फंसा लिया है, जिस वजह से जिन उसे बताता है कि वो कागेमोरी क्लैन के डायमंड्स नहीं है, जिसका मतलब कोई बाहर वाला घर के अंदर आ गया है। तो लेफ्ट उन डायमंड्स को मारने के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से जिन उन्हें बताता है कि वो ये चाहता है कि वो लोग उन डायमंड्स के मास्टर को जिंदा पकड़े। तो राइट कहने लगता है कि उनके मास्टर को पकड़ना तो दूर की बात है, बल्कि वो तो उस बड़े से घर में उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और कागेमोरी क्लैन की नर्स कहने लगती है कि अगर वो लोग उनके मास्टर्स को मारने वाले हैं तो उन्हें पूरी तरह से मार देना चाहिए, क्योंकि वो किसी के ऊपर भी ऑपरेट नहीं करना चाहती है। आखिरकार तब क्या होगा जब इन डायमंड्स का मास्टर मर जाएगा? तो हारुओ कहता है, अगर कोई मास्टर अपनी मौत से पहले इन डायमंड्स को किसी नए मास्टर को ट्रांसफर नहीं करता है तो ये डायमंड्स आवारा डायमंड्स बन जाते हैं और इसी वजह से डायमंड्स सबसे पहले अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो यूरू कहता है, आखिरकार अब ये आवारा डायमंड्स क्या होते हैं? तो हारुओ कहता है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो डायमंड्स एक घोष की तरह एक जगह से बंध जाते हैं और अगर उन्हें भुला दिया जाए तो कभी भी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और वो कुछ सालों या फिर सेंचुरीज बाद गायब हो जाते हैं। तो यूरू को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उनके मास्टर को नहीं मारेगा। और हारुओ ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इससे पहले यूरू उन्हें मारने के बारे में सोच रहा था। तो यूरू जिन से बो और एरो मांगता है, जिस वजह से जिन माकोटो को उन्हें बनाने के लिए कहता है। तो यूरू अलग अलग एरोज और बो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ट्राई करने के लिए एक बो को उठाकर उन डायमंड्स की तरफ फायर कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड